केस में रिया चक्रवर्ती का सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा। कहा गलत तरीके से मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है, साथ ही बिहार चुनाव का भी किया जिक्र। समुद्र में केबल बिछाने में आत्मनिर्भर बना भारत। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच बिछाई 2300 किलोमीटर केबल। पीएम मोदी ने उद्घाटन कर दिया हाई स्पीड इंटरनेट का तोहफा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर लाल किले में तैयारियां तेज। सड़क से लेकर आसमान तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों ने संभाल रखा है मोर्चा। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में आज रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। रिया चक्रवर्ती ने मीडिया पर आरोप भी लगाया है और ये कहा है कि मीडिया ट्रायल के तहत उन्हें दोषी करार दिया जा रहा है। रिया ने बिहार चुनाव का भी जिक्र किया है। देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया है। इसमें रिया ने कहा है कि मामले में उसका गलत तरीके से मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है और उसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत का दोषी ठहराया जा रहा है। साथ ही ये भी कि पटना में दर्ज एफआईआर राजनीति से प्रेरित है। उनका कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव की वजह से इस मामले में राजनीति हो रही है। रिया ने हलफनामे में कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस मामले में दिलचस्पी की वजह से पटना में एफआईआर दर्ज हुई है। इतना ही नहीं, रिया चक्रवर्ती ने हलफनामे में कहा है कि मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करना भी राजनीति का हिस्सा है। बता दें कि सुशांत सिंह मौत मामले की मुंबई पुलिस, सीबीआई, ईडी जांच कर रही है। रिया चक्रवर्ती ने पटना में दर्ज एफआईआर के खिलाफ याचिका दाखिल की। इसी मामले में मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने रिया की याचिका पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता, बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। तीनों जवाब दाखिल कर चुके हैं। केंद्र ने भी इस मामले में पक्ष बनाए जाने के लिए अर्जी दाखिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंडमान निकोबार को सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर की सौगात दी। ये ऑप्टिकल फाइबर चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक समुद्र के नीचे से बिछाई गई है, जिसके बाद अब अंडमान निकोबार में हाई स्पीड इंटरनेट मिल सकता है। इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2018 में रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अंडमान निकोबार को सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की सौगात दी। ये फाइबर केबल चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक समुद्र के अंदर बिछाई गई है, जिसकी मदद से अंडमान में अब इंटरनेट की स्पीड काफी तेज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ कहा कि करीब 1.5 साल में इसका काम पूरा कर दिया गया है। 15 अगस्त के जश्न से पहले ये लोगों के लिए उपहार है। मैं अंडमान निकोबार के लोगों को इस सुविधा के लिए अनंत अवसरों से भरी इस कनेक्टिविटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। स्वतंत्रता दिवस से पहले ये अंडमान के लोगों के लिए एक प्रकार से 15 अगस्त के पूर्व इसी सप्ताह एक स्नेह भरे उपहार की तरह ये अवसर मैं देखता हूं। साथियों, समंदर के भीतर करीब 2300 किलोमीटर तक केबल बिछाने का ये काम समय से पहले पूरा करना ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। संबोधन में पीएम मोदी बोले कि आज देश आत्मनिर्भर भारत अभियान में आगे बढ़ रहा है। इस लिहाज से पोर्ट डेवलपमेंट वाटरवे को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही नदियों को पोर्ट से जोड़ने का काम किया जा रहा है। साथियों, आज जब भारत आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में, ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन के एक अहम प्लेयर के रूप में खुद को स्थापित करने में जुटा है, तब हमारे वाटरवेज और हमारे पोर्ट्स के नेटवर्क को सशक्त करना बहुत जरूरी है। बीते 6-7 साल में पोर्ट डेवलपमेंट और पोर्ट लेड डेवलपमेंट को लेकर जो काम हो रहा है, उससे देश को नई ताकत मिल रही है। आज हम नदी जलमार्गों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, जो समुद्र के बड़े पोर्ट्स को देश के लैंडलॉक राज्यों से कनेक्ट कर रहा है। इस क्षेत्र में टूरिज्म की काफी संभावनाएं हैं, लेकिन कनेक्टिविटी की कमी हर बार खलती थी। लेकिन अब जब फाइबर केबल की सुविधा पहुंच रही है, तो उम्मीद है कि लोगों को इसकी दिक्कतें नहीं होंगी।
बीते दिन ही पीएम मोदी ने अंडमान निकोबार के बीजेपी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया था। हर साल की तरह इस बार भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से झंडा फहराएंगे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते लाल किले पर अभी की सुरक्षा का नजारा देखने को मिला। लाल किले पर और लाल किले के आसपास के इलाकों में आसमान से लेकर जमीन तक कड़ी सुरक्षा का पहरा बिठा दिया गया है। देखिए INS टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच देश भर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं स्वतंत्रता समारोह को लेकर लाल किला परिसर में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों और सुरक्षा कारणों से लाल किले को आम लोगों के लिए 15 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। इस दौरान लाल किले में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसके साथ ही लाल किले के बाहर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। दिल्ली पुलिस के जवान के साथ साथ CRPF के जवान भी तैनात हैं। 15 अगस्त को लेकर लाल किले के बाहर तमाम सुरक्षा व्यवस्था जो है बंदोबस्त कर दी गई है और तमाम जो जितने भी दरवाजे हैं, मैं इस वक्त दिल्ली के सुनहरी गेट, जो लाल किले के पीछे का दिल्ली गेट है, वहाँ पर जो सुनहरी मस्जिद है उस वाले गेट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर बैरिकेड लगा दी गई है। आप देख सकते हैं कि पूरी जो है बैरिकेडिंग से रास्ता बंद कर दिया गया है और एक ही बैरिकेडिंग नहीं है, 3-4 लेयर में बैरिकेडिंग लगाई गई है और अंदर भी जो है जो लाल किले के जो सुरक्षा गार्ड हैं उनको तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हैं, CISF जवान और लोगों को तैनात किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बम दस्ता है, बॉम्ब डिस्पोजल वैन भी खड़ी हुई है और NSG कमांडो भी अंदर तैनात किए गए हैं। SPG के जवान खड़े हुए हैं और यही नहीं, आप देख सकते हैं सामने भी जो है CISF के जवान जो है बैठे हुए नज़र आएंगे आपको और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद जो है कर दी गई है। अंदर जाने की अनुमति नहीं है, चाहे आप मीडिया से हो, चाहे यहाँ के अधिकारी हो, चाहे यहाँ का स्टाफ हो। दरअसल कोरोना के चलते इस बार पिछले सालों की तुलना में इसका अंदाज कुछ बदला सा रहेगा। इस बार समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, लिहाजा कुर्सियों को 2 गज की दूरी पर लगाया गया है। इतना ही नहीं, इस दूरी के चलते यहाँ की क्षमता पर भी असर पड़ेगा। लिहाजा समारोह में बुलाए जाने वाले स्कूली बच्चों के अलावा VIP लोगों की संख्या भी करीब 1/4 कर दी गई है। पहले कार्यक्रम में हजारों स्कूली बच्चे आते थे, इस बार ये नहीं आएंगे। इनकी जगह इस बार 500 NCC कैडेट्स को बुलाया गया है। पहले कार्यक्रम में 25,000 अतिथि शामिल होते थे, इस बार 5,000 के करीब ही मेहमान उपस्थित हो पाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बार दिल्ली सरकार छत्रसाल स्टेडियम के बजाय दिल्ली सचिवालय में स्वतंत्रता दिवस मनाएगी। इसीलिए सचिवालय के परिसर में भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बिहार में बाढ़ से चारों तरफ पानी पानी हो गया है। कई गांव डूब गए हैं, कई लोगों के घर डूब गए हैं, जिसकी वजह से लोग अब बेघर हो गए हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं बाढ़ से हालात तो बेकाबू हैं ही, राज्य में दूसरी ओर राजनीति भी तेज हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर बिहार में नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव से बाढ़ कटाव का संकट अभी कई जिलों में कायम है। कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। शहर दर शहर टापू में तब्दील हो गए हैं। पानी इतना है कि 1 दर्जन से अधिक गांव पानी में तैर रहे हैं। इन गांवों में पानी लगातार भरने से स्थिति और खराब होती जा रही है। ग्रामीण बाढ़ के पानी के बीच से होकर बाहर निकल रहे हैं। काफी संख्या में लोग गांव में ही फंसे हुए हैं। कोई घर की छत पर तो कोई टूट शरण लिए हुए है, तो कोई लोग अपनी जगह से दूसरी जगह रहने को मजबूर हैं। कई जिलों के बीच सड़क संपर्क भंग हो चुका है। सैकड़ों घर ध्वस्त हो चुके हैं। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव कोरोना महामारी और बाढ़ को लेकर लगातार बिहार सरकार पर हमलावर हैं। इसी को लेकर उन्होंने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 75 लाख बिहारवासी बाढ़ से प्रभावित हैं। 40 लाख प्रवासी श्रमिक बिना काम धंधे भूखे घर बैठे हैं। मृत प्रायः स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण लाखों कोरोना पीड़ित भगवान भरोसे हैं। लगभग 7 करोड़ बेरोजगार हैं। व्यवसायी त्रस्त हैं। 15 वर्षीय अमानवीय सुशासनीय सरकार गहरी निद्रा में है। सूबे के कई जिलों की लाखों आबादी बाढ़ से प्रभावित है। इस बीच सिवान के महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को बाढ़ पीड़ितों का आक्रोश झेलना पड़ा। बाढ़ प्रभावित गोरिया कोठी इलाके में जब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल निरीक्षण के लिए पहुंचे तो बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा फूट गया। दरअसल बिहार में नदियां उफान पर हैं। उत्तर बिहार के साथ कोसी और सीमांचल में भी बाढ़ की समस्या गहरा रही है। गोपालगंज में गंडक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दियारा के निचले इलाके के कई गांवों में बाढ़ की स्थिति बिगड़ गई है। जलस्तर बढ़ने से पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है।
कोरोना वायरस का संक्रमण देश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब कोरोना का आंकड़ा 22 लाख के पार पहुंच चुका है। ये लगातार चौथा दिन है जब पिछले 24 घंटे में 60,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत में कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन फैल रहा है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 22 लाख के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार सुबह ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 22,15,074 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 44,386 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15,35,743 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 62,064 नए मामले सामने आए हैं और 1,007 लोगों की मौत हुई है। आंकड़ों के मुताबिक मृत्यु दर गिरकर 2% पर आ गई है। ये चौथा दिन है जब भारत में 60,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और लगातार 11वां ऐसा दिन है जब संक्रमण के 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा संक्रमित का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। इन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। एक्टिव केसेस के मामलों में दुनिया में भारत तीसरे स्थान पर है। कोरोना वायरस के कारण इस बार जन्माष्टमी का त्योहार वर्चुअल तरीके से मनाया जाएगा। इस बार भक्तों को डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी मंदिरों में। इस बार मंदिर हर बार की तरह फूलों से सजाया जाएगा, लेकिन दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में इस बार भक्तों के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी दी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। देश भर के प्रमुख मंदिरों में कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच इस साल जन्माष्टमी समारोह भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आयोजन किया जाएगा। वहीं राजधानी दिल्ली के इस्कॉन मंदिर प्रबंधन ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण को ध्यान रखते हुए मंदिर प्रशासन ने भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह को डिजिटल तरीके से मनाया जाएगा। भक्त अपने घर पर बैठकर लाइव दर्शन कर सकते हैं तथा भगवान श्री कृष्ण की पूजा, आरती और अभिषेक इत्यादि कर सकते हैं। सभी की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए समारोह को डिजिटल तरीके से आयोजित करने का फैसला लिया गया है। होता था, लेकिन इस बार बिल्कुल सारी इनकी बंद सिर्फ एक इनकी गेट नंबर 4 से, जिन्हें स्पेशल इन्विटेशन कार्ड छपा हुआ है, बस उसी इन्विटेशन कार्ड से ही लोग अंदर आए। जिनको निमंत्रण पत्र मिला हुआ है हमारे बिल्डिंग में, वही उसकी ड्यूटी होगी। और जैसे अंदर आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए मास्क लगा करके, तो यहाँ पर सैनिटाइजर चैम्बर लगा हुआ है, उसके थ्रू होते हुए तब भगवान का दर्शन करने जाएंगे और भगवान का दर्शन करके तो वहाँ से गेट नंबर 3 से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जो सुबह 4:30 बजे की आरती होगी, तो मंगल आरती कहते हैं, वो 4:30 बजे होगी। 7:30 बजे दर्शन आरती होगी ठाकुर जी की, तो 12:30 बजे राजभोग आरती होगी। और रात्रि को ठीक 10 बजे महाअभिषेक आरंभ हो जाएगा और ठीक 12 बजे भगवान को, इससे पिछले कई साल से हम लोग 1008 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाते हैं, लेकिन इस साल वैश्विक महामारी की वजह से सिर्फ 501 प्रकार के व्यंजनों का ठाकुर जी को लगाया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी संबंधी आवश्यकताओं के बाद मंदिर के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग का आयोजन किया जाएगा और साथ ही साथ हैंड सैनिटाइजर भी उपलब्ध होंगे। इस बार मंदिर के अंदर सिर्फ खास और चुनिंदा लोगों को ही जाने की अनुमति है। हालांकि पहले अधिकारी जन्माष्टमी पर आगंतुकों के लिए 5 द्वार खोलते थे, लेकिन इस बार आमंत्रित लोग गेट नंबर 4 से प्रवेश करेंगे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सोमवार तड़के सुबह बॉल पेन की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटें तेज होने लगी। इस दुर्घटना में कंपनी के कर्मचारी की मौत भी हो गई है और कहा जा रहा है कि इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 63 में स्थित बॉल पेन बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड को अपनी चपेट में ले लिया और आग से झुलसने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कंपनी में आग सोमवार तड़के सुबह लगी, जिसके बाद सूचना पर दमकल विभाग की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। 3 मंजिला इस इमारत में आग बुरी तरह फैल गई। फिलहाल अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। लगभग कंपनी का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से बिल्डिंग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अग्निकांड दौरान कंपनी में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा जताया जा रहा है। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.